सर मेरा ये सपना है कि मेरा क्लस्टर 3 मंजिल का हो और मेरे क्लस्टर के अंतर्गत जितने भी दीदी आती हैं वो मेरे सीएलएफ में खुद अपने स्कूटी लेकर क्लस्टर में मीटिंग आए। ये मेरा सपना है सर। ऐसे सामाजिक क्षेत्र में और प्रशिक्षण कुशल प्रशिक्षक ऐसे पुरोधा श्री अमजद खान जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। स्वागत है। जैसा कि इस प्रोग्राम की अवधारणा है कि ज्ञान, अनुभव, विचार, विवेक वक्ताओं से सुनने का मौका मिलता है, लेकिन आज हमारे साथ गांव का ज्ञान भी है, गांव का अनुभव भी है, गांव के सपने भी हैं और गांव की चुनौतियां भी हैं। इन सभी महानुभावों के माध्यम से आज हम सिर्फ छत्तीसगढ़ के गांव को नहीं, पूरे देश के गांव को समझेंगे। हम समझेंगे उस सपनों को जो गांव में पलते हैं। हम सब समझेंगे उस ज्ञान को, उस अनुभव को जो गांव से उठते हैं, उभरते हैं, विश्वविद्यालयों तक पहुंचते हैं और फिर वापस हम जैसे लोगों तक मिलते हैं और फिर हम अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। तो ऐसे ज्ञानियों के साथ आज मैं बैठा हूँ। जीवन की कुछ 1-2 घटनाओं से हमारा परिचय कराएंगी और हमें बताएंगी कि कैसे उन घटनाओं ने आप पर प्रभाव डाला। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है कमल निशा। मैं सुकमा डिस्ट्रिक्ट चिंगर ब्लॉक की निवासी हूँ। जो कि मेरी मम्मी का सपना था वो खुद पढ़ें, जो कि नहीं पढ़ पाई, वो हमें देखना चाहती थी कि वो हमारी बेटियाँ उस मुकाम पे पहुँचें और पढ़ाई करें, जो कि आज मैंने किया भी। मैंने अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किया। धन्यवाद कामरून जी, आपने अपना जीवनी बताया। मेरा नाम दिनेश मंडावी है, मैं अबुझमाड़ से हूँ। बहुत बार आती थी, देखा मैं भी। सवेरे 3 बजे उठी, चावल बनाई, उसके बाद फिर बोझा लेके जो है 20 किलोमीटर पैदल बाज़ार लेके आती, बेच के फिर रात के 8 बजे तक वो घर वापस जाती थी। मैं दंतेवाड़ा जिला से आई हूँ। मेरा नाम बिम्बती नाग है। मैं समूह में जुड़ने से पहले सबसे पहले तो घर की महिला थी। घर से बाहर नहीं निकलती थी। घर में खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, घर के बच्चे उच्चे को देखना, स्कूल भेजना। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग ना मैं सिलाई जब सीखी तो 360 रुपये का सिलाई की थी। फिर मैं उसके बाद दूसरा महीना जब सिलाई की ना 8,760 रुपये का सिलाई की थी। हाँ, उसके बाद तीसरे महीना फिर ना 16,000 पार कर डाली। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद घर में थी तो थोड़ा सा लगता था कहीं बाहर निकलें, क्योंकि शादी से पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी मैं। इसी बीच में ये चुनाव का आया तो मेरे हस्बैंड का गांव में व्यवहार बहुत अच्छा था, तो गांव वालों ने सामने से कहा कि आप चुनाव पे खड़ी हुई है। और 2020 से मैं निर्वाचित होकर सरपंच के पद पर आई हूँ। और सफाई टैक्स ग्राम पंचायत में लगाए हैं, जैसे कि स्वच्छाग्रही दीदी जो प्रतिदिन कचरा कलेक्शन का काम करती हैं, उनको उसी से पेमेंट किया जाता है। मेरे परिवार में 7 बहन हैं, 1 भाई। और गरीब परिवार में पैदा होने के कारण मेरे माता पिता मेरे को पढ़ाना नहीं चाहते थे और मैं पढ़ने की इच्छुक थी तो मैं दूसरे के यहाँ रह कर पढ़ी हूँ। जो टीचर था वो मेरे को पढ़ाया और 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद गांव में तो स्कूल नहीं था, तो मैं पढ़ने की इच्छुक थी कि मैं कहाँ जाऊँ करके रो रही थी कि मेरे को मेरे बुआ के यहाँ जाना पड़ा। और मेरे बुआ के यहाँ मैं 9वीं 10वीं पास की। उसके बाद फिर गांव में वापस आ गई। वापस गांव में आने के बाद फिर पढ़ना चाहती थी और पढ़ने के लिए गांव में स्कूल नहीं था, तो मैं 10 किलोमीटर दूर साइकिल में पढ़ने के लिए जाती थी। ऐसे तैसे करके मैं 11वीं 12वीं पढ़ाई की। उसके बाद मेरे माँ बाप मेरी शादी कर दिए। मेरी पढ़ाई स्कूल लाइफ से मैं देखे आ रहा था कि मेरे गांव की जो सरकार है, ग्राम पंचायत, वो कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई थी। 2005 से जब से पंचायती राज आई, एक ही परिवार के लोग उस पर काबिज थे और वो कुछ लोगों तक ही शासन की जो योजना है वो कुछ लोगों तक ही पहुंचा पा रहे थे। बात की, अपने साथियों से बात की, अपने जान पहचान वालों से बात की और पंचायत में आने का विचार किया।
ताकि हम पंचायत में आके शासन की जो मूलभूत योजना है उसको हम अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं। इसलिए मैं 2020 में ग्राम पंचायत में निवृत्त उप सरपंच का दायित्व मिला मुझे, और अब तक शासन की जितनी भी योजना है उसको हम सबकी सहयोग से ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 भाई हम शिक्षक हैं और एक सबसे छोटा भाई है वो वेटनरियन है, डॉक्टर, और बहन भी शिक्षक है। तो इतना संघर्ष करते हुए कि आज हम शिक्षक हैं तो रसोई माता पिता की देन है। अगर उस समय वे फैसला नहीं करते, नहीं पढ़ाते हमको, तो हम आज इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। तो मैं 10th फेल थी, सप्लीमेंट्री आई थी। मेरे पापा की स्थिति बहुत ही गरीबी स्थिति थी। पापा मेरे प्यून थे और पापा हमारे पूरे फैमिली एक साथ रहती थे। मेरी बुआ की फैमिली और मेरी मदर, हम लोग सब एक साथ थे, बहुत भाई बहन थे। अब मेरे भाई थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम हो जाने के कारण मेरी पढ़ाई में ब्रेक लग गई। फिर मेरी शादी नेगी फैमिली में हुई। मेरा नाम भगत नाग है। मैं ग्राम पंचायत बड़ेसरो की ग्राम सियानार से हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार में से हूँ। जितना यहाँ पर आज इन लोगों ने बताया उनमें से भी मैं 0 तरह का गरीब में से हूँ, एकदम अंत्योदय परिवार से हूँ। जो चीज़ को मैं बताती हूँ मेरे को थोड़ा सा, मेरे पिताजी कुछ नहीं करते थे, सिर्फ 1-2 एकड़ के ज़मीन के ही स्वामी थे और उसको भी वो खुद से नहीं कमा पाते थे। उस खेती को दूसरे को गिरोह में दे कर के उसमें से जो कमाता था वो इनको एक हिस्सा दे कर के वो 3/3 हिस्सा अपना रख लेता था और 1/3 इसको देता था। उसी से हम लोग का परिवार को पालते थे मेरे पिताजी। मैं जब 5वीं पास किया तब उन्होंने कहा, बेटा आप पढ़ाई मत करो, कुछ काम करो, मजदूरी करो, तब हम लोग इतने परिवार जिएंगे करके बोला। तो मैंने कहा मैं पढ़ाई भी करूँगा और छुट्टी के दिनों में काम भी करूँगा। धान की निंदाई करने जाता था मेरे मम्मी के साथ और मैं सबसे बड़ा मैं था। मेरे 5 बहन भी थे छोटे छोटे। तो इस स्थिति में पढ़ाते हुए पढ़ाई भी किया या उसी वर्ष मेरे पिताजी का डेथ हो गया। डेथ होने से अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो हमारे यहाँ दादी माँ बोली कि बाबू अब तुम शादी कर लो। शादी करूँगा अभी तो मेरे को कौन लड़की देंगे इतना गरीब को। मैंने कहा कि एक अभाव का जीवन जीते हुए अपने सपनों को पूरा करना, इन सब अतीत में दुख तो है, लेकिन दुख के साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी है, वो है सफलता। आप जहाँ बैठे सारे लोगों ने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों पर संघर्ष किया है, लेकिन सफलता भी हासिल की है और वो सफलता ही है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो मुझे लगता है कि दुखों को याद करके रोने से बेहतर है कि अपनी सफलताओं का जश्न मनाया जाए। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि उन सफलताओं के लिए एक ज़ोरदार ताली से हमारे बैठे हुए समस्त साथियों का उत्साहवर्धन करें। अब वो जो बीत गया और आपने जो सफलता हासिल की, इसने आपको और मजबूत बनाया है, आपको बेहतर बनाया है, आपको ज्ञान दिया है, आपको अनुभव दिया है। इस मजबूती के साथ, इस ज्ञान के साथ, इस अनुभव के साथ और अपेक्षाएं जो पूरी हुई हैं उसके उत्साह के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में, जो समय आने वाला है, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। बस ये मान के चलें कि अगर मैं आपको एक ऐसा सितारा दे दूं जो आपके सारी बंधनों को, रुकावटों को दूर कर दे,
तो फिर आप कौन सा सपना पूरा करना चाहेंगे? तो इसके लिए मैं आपको ये याद रखने के लिए कि बंधन भूल के सपना बताना है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शुरू करें और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। तो मेरी तो ख्वाहिश है मैं कलेक्टर बनूं। मेरी ख्वाहिश है मैं कलेक्टर बनूं। एक चाहूँगा कि मैं अपना एक उन्नत कृषि केंद्र अच्छे से खोल सकूं, जिसमें अच्छे तकनीक हो और अच्छे तकनीक का मैं उपयोग करके खेती कर सकूं। तो मेरे परिवार को मेरे को अच्छे से देखना ये है कि अभी बच्चों का 4 बच्चे हैं तो चारों का पढ़ाई अच्छी तरह से करवाना और उन लोग को जॉब करवाना। मैं मेरे ग्राम पंचायत रिसामा को भविष्य में ऐसा देखना चाहती हूँ कि प्रत्येक घर का बच्चा स्कूल जाए, अपनी पढ़ाई पूरी करे और इसमें माता पिता खासा इंटरेस्ट लें। दूसरा, जो स्वच्छता का कार्य हम लोगों ने शुरू किया है वो कंटिन्यू आगे जारी रहे, उसका स्थायित्व बना रहे। और जैसा राज्य सरकार से जो पुरस्कार मिला है, मेरा सपना है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया जी जैसा आप मुझसे बात कर रहे हो, मुझे आमंत्रण दें और मुझे साक्षात्कार करें। और सामने मैं चाहूँगी कि पूरी पार्लियामेंट रहे और मोदी जी सामने बैठे रहें। सर, मेरा ये सपना है कि मेरा क्लस्टर 3 मंजिल का हो और मेरे क्लस्टर के अंतर्गत जितने भी दीदी आती हैं वो मेरे सीएलएफ में खुद अपने स्कूटी लेकर क्लस्टर में मीटिंग आए। ये मेरा सपना है सर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे सीएलएफ के अंतर्गत जितने भी दीदी आते हैं वो खुद मैं कोशिश करूँगी सभी दीदी मेरे जैसे सामने आए। और मैं जिला नहीं जानती थी, जनपद नहीं जानती थी, वैसे ही मेरे साथ आगे आए और वो भी जिला जाने, जनपद जाने, क्योंकि क्लस्टर में पदाधिकारी का समय 2 साल का रहता है सर। तो सब दीदी को सीखने का मौका मिले और सब दीदी यहाँ आए। और मैं खुद किस्मत हूँ कि बिहार में जुड़ी हूँ तो जिला जनपद चली गई। और सुधीर सर और तुलेश दीदी को धन्यवाद देती हूँ कि मैं बिहार से अब ट्रिप संस्था के लोगों के साथ यहाँ राज्य तक आ गई सर। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताए। सभी जनप्रतिनिधि का सपना यही रहता है कि हमारे जो ग्राम के लोग हैं, शासन की योजनाओं को हम अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं और काम बेहतर करें और आसपास के जो पंचायत हो उससे हम बेस्ट करने का प्रयास करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। और मैं चाहता हूं कि देखो, मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार ऐसे ही संयुक्त रहे। और संयुक्त परिवार रहने से क्या है, सहयोग मिलता है और हम आगे और उन्नति करते हैं। परिवार एकजुट रहे और शिक्षा को बिल्कुल भी ना छोड़े, शिक्षा पूर्ण करें और शिक्षा के माध्यम से ही ये सब कुछ संभव होता है। अगर हमको हमारे माता पिता ने नहीं पढ़ाया होता तो हम आज इस स्तर पर नहीं दिखते। तो मेरा कहना है कि शिक्षा को पूर्ण करें। ऐसे ही मेरा सपना है कि हर एक परिवार गरीब से मुक्त हो, भुखमरी से मुक्त हो, क्योंकि एकता ही एक सबसे बड़ी ताकत होती है सर। परिवार को 3 बच्चे हैं, 2 गुड्डू 1 गुड़िया, ये सबसे छोटी वाली है। इसको तो सबसे अच्छा से बेटा लोग से भी अच्छा से पढ़ाई करवा के मैं कलेक्टर बनवाना चाहती हूँ बेटी को। और एक बेटा को कृषि वो करवाऊँगी और एक बेटा को बिजनेसमैन करवाऊँगी। और अभी उनके लिए हर महीना कम से कम 5-6 हज़ार रुपया बैंक में ले जाके जमा भी करती हूँ अभी तक से पढ़ाई कराने के लिए। आप सभी को जय बिहान। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली मौत भी हमसे हारी है, मौत भी हमसे हारी है। जय बिहान। अब मैं इस सत्र के संक्षिप्त में समराइजेशन के लिए डॉक्टर मंजीत कौर बल जो FES में अभी कार्य कर रही हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो संक्षिप्त में। संक्षिप्त को जोड़ दिया गया है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। जब भी गांव की परिकल्पना होती है, ग्रामीण जनजीवन की परिकल्पना होती है, जो 2 चीज़ें सामने आती है, एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरे खूबसूरत सरल और सीधे लोग जो स्टेज पे बैठे हैं। एक बार ताली बजाएं।
प्राकृतिक संसाधन की बात नहीं हुई है। मैं फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी से भी हूँ और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानती हूँ कि जब ग्रामीण जीवन की बात करो और उस संवहनीयता की बात करें तो उस प्राकृतिक संसाधन को बिना भूले, क्योंकि गांव उसी के आधार पे खड़ा हुआ है। और जब हम गांव की बात करते हैं तो 3 चीज़ें जिसकी यहाँ बात हो रही है, समाज, सरकार और बाजार। समाज गांव में ही है, समाज गांव में ही बचा है, इस बात से सब सहमत होंगे और आप सबकी बातचीत से ये दिखाई दे रहा था। दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है सरकार, कहाँ कहाँ पे सरकार है। तो हर किसी के चेहरे पे ये बिहान का नाम आया और बिहान के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं का नाम आया, तो सरकार भी कहीं करीब में है। और बाजार, और ये जो तीसरी बात है कि बाजार कौन सा और कहाँ तक, शायद हम दिन भर में इस बात को और गहरे से लेके जाएंगे। लेकिन जब हम इन सपनों की बात देख रहे थे, हम इन सपनों को सुन रहे थे, तो महत्वपूर्ण जो बात सबके बीच में आई वो थी पढ़ने की इच्छा शक्ति। ये बहुत गहराई से वो सपना आया, शिक्षा कहीं से भी नहीं था और इतना गहरे नींव के साथ इन सब की बातों से वो निकल के आया कि लगा शिक्षा के बिना कोई बातचीत नहीं हो सकती। दूसरी एक बात जो आप सबकी बातचीत से निकल के, क्षमता, कैपेसिटी। सबके अंदर कोई न कोई क्षमता है और ऐसी क्षमता है, ऐसा वो इच्छा शक्ति है, वो जुनून है कुछ करने का, जिन्होंने उस गरीबी की पीड़ा से भी बाहर निकाला है। उन्होंने उस अबूझ मार के उस तकलीफ़ों और चुनौतियों से भी बाहर लाया है। वो उस पारंपरिक समाज जहाँ लड़की होना दर्दनाक है, वहाँ से भी उसको बाहर निकाला है। एक माँ को बाहर निकल के काम करने के लिए भी प्रेरित किया है। वो महिला का बाहर आना, उस गांव से संघर्षों से बाहर आना, वो बताता है कि इन सब के भीत ये पूरे सपनों में वो क्षमता और इच्छा शक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझ में आई कि इन सब को अवसर की ज़रूरत है और अवसर, अगर वो अवसर हम देते हैं और जो सहयोग ये मांग रहे हैं, अगर हम ये 2 चीज़ देते हैं तो ये वही करेंगे जो आज बहुत बड़ी बड़ी जगह हुई है। लेकिन ये करेगा कौन और कैसे होगा? तो इन सब के जो सहयोग की अपेक्षा, उसमें जो बात निकल के आई है कि समुदाय है, ये हम सब की जिम्मेदारी। कोई एक सरकार अकेले नहीं कर सकती, कोई एक संस्था अकेले नहीं कर सकती। कई संस्थाओं को, कई लोगों को, कई अलग अलग विधा के लोगों को, इसमें कलाकार भी हो सकते हैं, इसमें मीडिया भी हो सकती है, इसमें और भी लोग हो सकते हैं, इन सबको एक साथ आना होगा। तभी ये जो जिस इच्छा शक्ति के साथ जब नाग जी रो रहे थे अपनी गरीबी को लेके, तो ये पीड़ा गरीबी की नहीं थी, ये पीड़ा थी उस सपनों की मर जाने की। उनको ये डर था कि उनका सपना मर रहा है और ये सपना जब मर रहा होता है तो शायद वो मीडिया के लोग वहाँ कहीं मिलेंगे जो उन सपनों को हम तक पहुँचाएंगे, उन सपनों को उन संस्थाओं तक पहुँचाएंगे जिन संस्थाओं को उन सपनों को पूरा करने की क्षमता है। जैसे ट्रिफ आज है, और भी संस्थाएं यहाँ बैठी हुई हैं। तो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत सारी संस्थाओं को साथ आना होगा और सरकार को भी ये बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वो अकेले वो भी कुछ नहीं कर सकते। और तीसरी एक बात थी, जब बात ATM की हो रही थी, टेक्नोलॉजी की हो रही थी, कि एक डिजिटल दुनिया की बातचीत यहाँ पे ज़रूर हो रही है और वो डिजिटल, और कुल मिला के अगर मैं पूरी बात इनकी समराइज़ करने की एक बार और आखिरी कोशिश करूँ तो मेरे को जो इनकी बात से समझ में आया कि जो व्यवस्था वो सपने देख रहे हैं, वो गांव में उन व्यवस्थाओं को, विकास के जो सपने देख रहे हैं, वो विकास के वो बड़ी बड़ी मंजिलों के सपने नहीं देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों के सपने नहीं देख रहे हैं। वो क्या सपने देख रहे हैं? मेरे गाँव में शिक्षा आ जाए, मेरे गाँव में वो नियम आ जाए जिससे वो शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी न हो, मेरे गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो जाए, मेरे गांव में वो पोषण, एक महिला जो है वो कुपोषित ना रहे, मृत्यु दर कम हो जाए। आप सोच सकते हैं क्या हम आज भी उन सपनों को जी रहे हैं जो बेसिक उनका राइट है, उनकी सुविधा है। और वो गांव का, ग्राम सभाओं का, वो गवर्नेंस का मॉडल की सपने देख रहे हैं, वो उन सबको मिलके मिला जुला उस कन्वर्जेंस का मॉडल देख रहे हैं जिससे उनका पूरा संसाधन सुरक्षित हो और उनकी आजीविका बेहतर हो, जिसके कारण जो कृषक बनना चाहते हैं, मंडावी जी अबूझ मार से आए हुए, उनको ये ना लगे कि मैं उन्नत कृषि की जो शिक्षा लेके गया हूँ मैं वो नारायणपुर में ना देख पाऊँ। तो बस हम सब की जिम्मेदारी है उस तकनीक को वहाँ तक पहुँचाना, उस व्यवस्था को वहाँ तक पहुँचाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना कि जिन सपनों के साथ वो स्टेज में आज बैठे हुए हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी यहाँ सब दर्शकों की ही नहीं है, शायद देश में सुन रहे हैं सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रिफ। आखिरी उद्बोधन के लिए मैं मिशन संचालिका
सुश्री पद्मिनी भोई साहू मैम को आग्रह करूंगा। बिहान के सभी परिवार के जितने दीदियाँ आई हैं सभी को जय बिहान। और बिहान के माध्यम से जितना आप लोगों ने अभी अपना अनुभव शेयर किया जो मंच ने, हम लोगों ने 4 फेजेस में उसको सुना है जो आपने बहुत ब्रीफली इसको रखा। संघर्ष, सपना, बाधा और किस ऊंचाई पे आप जाना चाह रहे हैं। बहुत इमोशनल मोमेंट था जब आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, मगर इमोशन से ऊपर उठ के हमें आगे थोड़ा प्रैक्टिकल होना आवश्यक होगा। और संघर्ष की जो बात की आप लोगों ने, ये आप लोगों की जो अनुभव है उसके आधार पे आप बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं NRLM और PNRD की पूरी टीम जो आपकी जितने संघर्ष हैं उससे ही सीखते हुए हम लोग आगे अपने प्लानिंग्स करते हैं। आपने जो बाधाएं बताई, उन्हीं बाधाओं पे काम करने की आवश्यकता है। जो अबुझमाड़ के आप जो हमारे प्रतिभागी थे उन्होंने कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। आप IAS बनना चाहती हैं, आप अपने परिवार के लोगों को IAS परीक्षा में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, कुछ नेशनल लेवल पर जाना चाहती हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं NRLM और PNRD के माध्यम से सरकार देना चाहती है। और जो जितनी स्कीम्स हैं, सिर्फ NRLM की बात करें तो सिर्फ लाइवलीहुड जनरेशन ही हमारा मोटिव नहीं है, सारे एस्पेक्ट्स पे काम होते हैं। लाइक जब शुरुआत से करें तो महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना, CLF, VO और SHG से जोड़ना, उसके बाद उनकी FNSW फूड न्यूट्रिशन हेल्थ और जो वॉश हमारी स्कीम है समृद्ध बिहान के माध्यम से हम उनको, जो आपने बात की कुपोषण की, स्वच्छता की और आपसी चर्चाओं की, ये सारे पैरामीटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और समृद्ध बिहान में इवन हम लोग जेंडर रिसोर्स सेंटर, जो हम आप लोगों ने बात की महिला सुरक्षा की बात की, जो आप सुरक्षित फील करना चाहती है अपने पंचायतों में, उसकी भी बात की। तो ये ओवरऑल एक पूरा कंसेप्ट है जो लाइवलीहुड के साथ साथ NRLM इसमें काम कर रहा है। और बहुत अच्छा अनुभव रहा आप लोगों के एक्सपीरियंस हमको सुनना, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आगे हम इसे और किस ऊंचाइयों पे लेके जाएं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अनुभव यहाँ शेयर किए, और ट्रिफ की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया। थैंक यू।